तो कल हमने सीनियर क्लास के ग्रामर में पढ़ा था जो फॉर्मल इन्विटेशन है उसका रिप्लाई एक्सेप्टिंग में, और एक्सेप्टिंग में अपन कैसे लिखेंगे, कैसे सरल तरीके से उसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ फॉर्मल इन्विटेशन में ही, जो इसका रिप्लाई होता है डेक्लाइनिंग में। यानी जो कल हमने फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग में जो पार्ट था, प्रारूप था, उसको पढ़ा था। आज हम देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई में इन डेक्लाइनिंग में रिप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं उस समय एक्सेप्टिंग का मतलब क्या था कि हमने कोई इन्विटेशन प्राप्त किया है, उसे हमें रिप्लाई सेंड करना है, और अगर हम स्वीकृति दे रहे हैं अगले को कि हम आपके ओकेजन पे पहुंच जाएंगे, तो उसका मतलब था एक्सेप्टिंग। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल में ही डेक्लाइनिंग में कि जब हम अस्वीकृति प्रदान करेंगे, मतलब अपन जो भी ओकेजन है अगले का जहाँ से इन्विटेशन आया है तो वहाँ अपन पहुँच नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अपन को रिप्लाई भेजना है। तो वो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल है जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक बार क्वेश्चन समझिए। देखिए, सपोज यू आर महेश, माना कि आप महेश हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपने एक इन्विटेशन प्राप्त किया है फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र की तरफ से, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे यानी उसके जन्मदिन के अवसर पर। सेंड ए रिप्लाई, सेंड ए फॉर्मल रिप्लाई इन डेक्लाइन, तो उसको आपको रिप्लाई सेंड करना है। सीधी सी बात है, रिप्लाई अपन को लिखना है किसमें, अपना जो पैटर्न होगा वो फॉर्मल का ही होगा, लेकिन किसमें भेजेंगे, डेक्लाइनिंग में। यहाँ पे डेक्लाइनिंग का मतलब है अस्वीकृति हमें भेजनी है कि आपका जो भी ओकेजन है हम आपको वहां पर अपन पहुंच नहीं पाएंगे। तो अब इसको अपन जो क्वेश्चन आपने समझा है उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। तो जो अपन ने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं, जो अपना फॉर्मल रिप्लाई है डेक्लाइनिंग में उसको। तो इस पैटर्न में हमें ये लिखना होगा वैसे ही जैसे फॉर्मल में इसकी हमने और रिप्लाई लिखी थी बॉक्स में। तो मैंने देखिए बॉक्स बना दिया है, नीचे से उसको एक बार जब आप लिख रहे होते हैं तो खुला छोड़ दीजिए, जब भी आपका एंड हो जाएगा तो आप उसको बंद करना। जैसे कि आपका मैटर कितना आता है तो उस हिसाब से जो नीचे वाली लाइन है वो ड्रॉ की जा सकती है। अब देखिए हमें क्या लेना है, जैसे स्टेप टू स्टेप हमने कल सीखा था उसी प्रकार स्टेप टू स्टेप अपन यहाँ देखेंगे। तो उसको शुरू कैसे करेंगे, मिस्टर महेश, जैसे क्वेश्चन में आप कौन थे, मिस्टर महेश। मिस्टर महेश ये कौन है, ये इन्विटेशन भेजने वाले का नाम आएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जैसे फॉर्मल जो रिप्लाई था उसका एक्सेप्टिंग में जब हम भेजते थे तब भी मैंने आपको बताया था कि पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रिप्लाई भेजने वाले का नाम। तो यहाँ भी वही है, रिप्लाई भेजने वाले का नाम। ये चेंजेबल है, बदलता रहेगा, जो भी क्वेश्चन में नेम आएगा उसके अनुसार ये बदलता रहेगा। अब इसके बाद में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो जैसा कि आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन के अनुसार ये आएगी। तो हमने यहाँ पे लगाया है इज सिंसियरली थैंक्स, इज सिंसियरली थैंक्स द काइंड इन्विटेशन ऑफ। जैसे कि हमने फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाले में इसके स्टेप बनाए थे, वैसे स्टेप बना के और हम यहाँ पे इसको याद करेंगे। तो देखिए ये अपना 1 नंबर स्टेप क्या हो गया, यहाँ पे भेजने वाले का नाम, यानी अपन कौन है तो उसका नाम हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सिंसियरली थैंक्स द काइंड इन्विटेशन ऑफ, ये 2 नंबर हो जाएगा, सिंसियरली से और ऑफ तक, ये 2 नंबर स्टेप हो जाएगा। कहां से कहां तक, सिंसियरली से और ये ऑफ तक। सिंसियरली थैंक्स द काइंड इन्विटेशन ऑफ, 2 नंबर स्टेप हो जाएगा। ये चेंजेबल
नहीं है। यानी किसी भी प्रकार से आप लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपके डेक्लाइनिंग में आया है तो उसमें जो आपका ये 2 नंबर स्टेप है वो कभी चेंज मत कीजिएगा, ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद में मिस्टर राम, देखिए ओप के बाद में इनविटेशन किसका था, तो ये यानी हमें इनविटेशन किन्होंने भेजा था, हम रिप्लाई किनको भेजा, अगले का नाम मतलब अगले का नाम आएगा। तो ये क्वेश्चन में जो भी नाम है वो आप लगा देंगे। ये स्टेप कितना हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा 3। 3 नंबर पे अपन क्या लिखेंगे, अगले का नाम। अब इसके बाद में ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ 4 नंबर स्टेप, ऑन द ओकेजन ऑफ, ये भी चेंजेबल नहीं है, यानी ये भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ऑन द ओकेजन ऑफ यानी कौन सा ओकेजन है, तो ओकेजन क्या है, ये अपन प्रोनाउन लगाएंगे। प्रोनाउन जब अपन फॉर्मल इन्विटेशन में लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मल इन्विटेशन के जब हम रिप्लाई लिखते हैं तो उसमें प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन ही लगाते हैं, ओनली थर्ड पर्सन ही, चाहे हम इसकी फॉर्मल की राइटिंग कर रहे हैं या फॉर्मल के रिप्लाइज कर रहे हैं, चाहे एक्सेप्टिंग रिप्लाइज कर रहे हैं या डिक्लाइनिंग रिप्लाइज कर रहे हैं, सारों में अपन थर्ड पर्सन का ही यूज करेंगे। यानी कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं आने चाहिए, यानी आई और वी या फिर उनके कोई भी जो केस हैं वो नहीं आने चाहिए। यहाँ पर हम ओनली एंड ओनली थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई सा भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा प्रोनाउन। अब ये जो ओकेजन है क्या है, बर्थडे, बर्थडे, यहाँ पे क्वेश्चन में बर्थडे था, बर्थडे लगा देंगे। अन्य कोई ओकेजन है, वेडिंग वगैरह है, जो भी कोई ओकेजन आएगा वो ओकेजन लगा देंगे। तो ओकेजन लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 नंबर स्टेप। इसके बाद में कब है, समय हो जाएगा, संडे वगैरह, डे वगैरह जो भी है, और इसका पूरा, और उसके साथ कहाँ पर है वो भी अपन लगा देंगे। तो 5 नंबर स्टेप पे क्या हो जाएगा अपना ओकेजन। 6 पे हो जाएगा टाइम, डे वगैरह सारा, ऑन से ले, ऑन लगा के फिर संडे वगैरह, ये जो है पूरा टाइम वगैरह आपका हो जाएगा। और इसी के साथ अपन जोड़ देंगे एट हिज रेजिडेंस, या दूसरी कोई जगह है जैसे कहीं होटल वगैरह में या कहीं पर बाहर जो ओकेजन है वो आयोजित हो रहा है, तो अपन यहाँ पे उस जगह का नाम लगा देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ तक जो था, यहाँ तक अपन उसमें भी इस्तेमाल करते थे, फॉर्मल का जो रिप्लाई था एक्सेप्टिंग में उसमें भी प्रयोग कर रहे थे। अब जो डिक्लाइनिंग इन्विटेशन का रिप्लाई है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, और चेंजमेंट जो है वो ये है, देखिए, बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द ओकेजन। बट ही रिग्रेट्स यानी वो अपना एक तरीके से रिग्रेट करता है, मतलब उसे पछतावा है, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द ओकेजन। किसके लिए, ओकेजन की उपस्थिति में जो उसकी इनएबिलिटी है, वो असमर्थ है, उसकी जो असमर्थता है उसके लिए। अब ये स्टेप अगला हो जाएगा अपना 7, बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द ओकेजन। ओकेजन तक, ये जो ओकेजन तक है, कहां से लेके, बट से लेके, बट से लेके और ओकेजन तक, ये जो स्टेप है ये भी क्या है, चेंज नहीं होगा। ऐसा कैसा आएगा, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, ये सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी बट लगाएंगे, फिर अपना रिग्रेट प्रकट करेंगे, और इनएबिलिटी के लिए, और अटेंड द ओकेजन, यानी ओकेजन पे उसकी जो असमर्थता है कि वो पहुंच नहीं पाएगा, तो उसके लिए उसे रिग्रेट है, इसका अर्थ ये होता है। इसके बाद अगला स्टेप ड्यू टू, ये स्टेप हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर पे अपन क्या लगाएंगे, ड्यू टू। ड्यू टू लगाएंगे, और ड्यू टू क्या है, यहाँ पे कोई भी एक वजह, एक कारण देना है कि आप ओकेजन पे शामिल क्यों नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर स्टेप पे अपन ड्यू टू लगाएंगे। ड्यू टू लगाने के बाद एक कोई भी जो कारण है वो देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है एन इम्पोर्टेंट वर्क एट हिज होम, एन इम्पोर्टेंट वर्क एट हिज होम। इनएबिलिटी का
आप जो ओकेजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं उसका एक रीजन, कोई भी एक कारण, और वो कारण क्या लगा के देना है, ड्यू टू लगा के देना है, ड्यू टू। और यहाँ पे एक कोई भी कारण लगा देंगे, जैसे मैंने लगाया है एन इम्पोर्टेंट वर्क एट हिज होम। अगर कोई दूसरा कारण है कि जैसे कोई आपकी एग्जाम है तो उसके लिए आप दूसरा लगा सकते हैं ड्यू टू माई बोर्ड एग्जामिनेशन, या और कोई वजह है तो जैसे ड्यू टू माई मदर इज इल, मतलब कोई भी जो भी वजह कारण आ रहा है पेपर में क्वेश्चन में आएगा, या नहीं आता है तो आप जैसे इंपॉर्टेंट वर्क ही लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लास्ट 9 नंबर स्टेप, लास्ट में हमें शुभकामनाएं भेजने हैं। देखिए ये बहुत जरूरी होता है, जब फॉर्मल में एक्सेप्टिंग का रिप्लाई लिखते हैं तो जरूरी नहीं है हम विशेष भेजें, क्यों, क्योंकि अपन जाने वाले हैं, अपन वहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो शुभकामनाएं जाके दे देंगे। लेकिन जब हम जाते नहीं हैं तो शुभकामनाएं भेजना जरूरी हो जाता है। तो ये लाइन फिक्स है अपनी, ही विशेज एवरी सक्सेस टू देखिए यहाँ पे ही विशेज एवरी सक्सेस टू द ओकेजन लिख देंगे यहाँ पे, सक्सेस टू द ओकेजन, ओकेजन, क्योंकि यहाँ पे जो वो नहीं लिखना है, सेकेंड पर्सन वगैरह नहीं लिखना है, या अगर यहाँ पे वो सही सेम अपन लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ही विशेज एवरी सक्सेस टू हिज बर्थडे, यानी हिज लेना था, यहाँ पे मैंने जो योर लिखा था वो गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसमें ओनली एंड ओनली अपन थर्ड पर्सन का ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो चीज है ही विशेज एवरी सक्सेस टू द ओकेजन, तो ये है वो भी फिक्स है। यहाँ पे आप ये जो प्रोनाउन है ये जरूर बदल देंगे, बाकी ये सेम ऐसा कैसा रहेगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से, ऐसे एक ये बॉक्स बन जाएगा। अब आप रफ नोटबुक लीजिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप की कितनी चीजें आनी चाहिए और कहाँ कहाँ कौन सा है, 2 वर्गीकरण कर लीजिए इसके, एक तो चेंजेबल एक अनचेंजेबल, तो 9 स्टेप है इसके जैसे। तो आप रफ नोटबुक में एक तरफ लिखिए चेंज होने वाले कौन से हैं, बिना चेंज होने वाले कौन से हैं। तो चेंज होने वाले वो तो जो क्वेश्चन में आपको सामग्री मिलेगी उनसे ही लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो चेंज नहीं होने वाले हैं, जो फिक्स है, उनको एक तरफ लिख लीजिए और वो आपको याद करना पड़ेगा, उनको याद कर लीजिए। फिर मैं कहता हूँ ये एक एग्जाम्पल मैंने कराया है, एक एग्जाम्पल जो मैंने ये कराया है इसे ही याद करने की आपको जरूरत है। किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस मेथड से आप बिल्कुल सोल्व कर पाए।